सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। पूनम, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और सारे श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आज खुशी कुछ ज्यादा नजर आ रही है और सचमुच खुशी का मौका ही है। अब खुशी का मौका क्यों है, खास खुशी क्यों है, ये हम साझा करेंगे सखियों और सखाओं से। लेकिन पहले आज हम किन विषयों को शामिल करने वाले हैं ये तो बता दें। बिल्कुल, आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं उनकी याद का दिन है, तो उनके बारे में हम बातें करेंगे। हालांकि हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं उनके बारे में, और उन्हें कौन नहीं जानता। और जंगल में जब घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो क्या देखने जाते हैं? खास तौर से बाघ कि कैसे भी दिख जाए, और कैमरा पहले से तैनात रखते हैं कि कहीं एक झलक मिल जाए और हम खूब सारे वीडियो निकाल लें और फोटोज निकाल लें। तो आज हम बाघ दिवस है, उस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी जानकारी देंगे अपने सखियों और सखाओं को। और इसके अलावा अनायास कई बार गुस्सा आ जाता है। हाँ। तो जब गुस्सा आ जाता है तो ये जो हंसी आपकी खिलखिलाहट गूंजी है ना, इससे उस गुस्से को कम किया जा सकता है। और जो चिड़चिड़ापन होता है उसे भी अपनी मुस्कुराहट से और हंसी से हम दूर कर सकते हैं। और किन किन तरीकों से गुस्से को, चिड़चिड़ाहट को कम कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। और क्या बताएंगे? और जैसे कि आपने बोला ना कि गुस्सा, चिड़चिड़ाहट खूबसूरत चेहरा देखकर भी ममता जी कम हो जाती है कभी-कभी, और खासकर मासूम चेहरा हम बच्चों का देखते हैं तब। और मैं इसलिए इस विषय पे बात कर रही थी, चेहरे पे, कि आज हम सौंदर्य साधना के अंतर्गत चेहरे पर कैसे निखार लेकर आएं और अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखें, इन सब के बारे में भी बातें करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हमने जो शुरुआत की थी कि आज खुशी कुछ ज्यादा ही छलक पड़ रही है आपके चेहरे से भी, और मुझे भी बेहद खुशी हो रही है। हमें जब हम अपने सखियों से, सखाओं से साझा करेंगे ये बात, तो जाहिर है वैसे उन्हें पता होगी कि पेरिस में ओलंपिक हो रहा है और देश को मिला है पहला ओलंपिक मेडल, और हमारी अपने देश की बेटी हैं मनु भाकर। तो इन्होंने पदक जीता है। मनु भाकर ने इस उपलब्धि में ओलंपिक में निशानेबाजी पदक के लिए भारत के 13 साल के इंतजार को खत्म किया, और ये पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक इन्होंने हासिल किया। बिल्कुल। 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ये तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक के साथ जो है पेरिस ओलंपिक में भारत के पदक का खाता खोला है इन्होंने। और कई सालों बाद, जैसा कि आपने बोला कि 2012 के बाद भारत का निशानेबाजी में ये पहला ओलंपिक पदक है। और लंदन ओलंपिक 2012 के बाद भारत का निशानेबाजी में ये पहला ओलंपिक पदक है, ये तो आपने बताया। और रियो ओलंपिक 2016 और 2020 टोक्यो ओलंपिक से भारतीय निशानेबाज खाली हाथ लौट गए थे, लेकिन इन्होंने उस खालीपन को पूरा किया और मेडल हासिल किया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और खास बात यह है कि मनु भाकर मन से भी एक तरह से बहुत ज्यादा उनके भीतर जज्बा है काम करने का, जीतने का। वो अपने भीतर ये मानती है कि हम जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, और ये महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी माँ ने एक बार कहीं एक बात साझा की थी। वो बताती हैं कि वो घर में चाहती थी कि बेटी हो या बेटा हो, उन्हें एक ही तरीके से पाला जाए। और ये बात हम विविध भारती के मंच से, सखी सहेली के मंच से अक्सर ही कहते हैं कि आपके घर में जब बेटी पैदा होती है तो आप जश्न नहीं मनाते हैं, आप दुख मनाते हैं। तो जब बताइए, मनु भाकर जैसी लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं तो कैसा लगता है? तो क्या आपको लगता है कि बेटा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों ही बराबर है। और बिल्कुल जैसे मनु भाकर की माँ जी ने कहा कि ये बात सच है कि दोनों ही बराबर है। और वाकई अगर महिलाओं को हौसला मिले या उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, ये उनका उदाहरण है। थोड़े भी उन्हें रास्ते दिखाए जाएं तो वो मंजिल तक पहुंच जाती हैं। और उनकी माँ ने ये भी बताया था कि वो चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, लेकिन क्लास बंक करते करते कराटे, कबड्डी, मार्शल आर्ट्स और तरह तरह के खेलों को खेलते हुए वो इधर इस दुनिया में आ गई। तो चलिए, बहरहाल हम मनु भाकर को देते हैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। अब एक गाना उन्हीं के नाम। ये रोजा फिल्म का गाना है, मिनमिनी की आवाज है, पीके मिश्रा के बोल, AR रहमान का संगीत है।
सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे कोयल की तरह गाने का अरमान मछली की तरह मचलूं ये अरमान। इस गाने के साथ साथ हमें लगता है उन वादियों में हम सब भी गुम हो गए थे, खो गए थे। वैसी हरी भरी वादियां हैं और दिल छोटा सा दिल है और उड़ा जा रहा है जैसे आसमान में। और जब जंगल की ओर दिल उड़ता हुआ पहुंच जाता है तो क्या दिखाई पड़ता है? बाघ। और बाघ के दर्शन के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हम लोग, कितना इंतजार किया जाता है। बिल्कुल। और एक पल देखने के लिए घंटों हम बैठे रहते हैं। अगर सेंचुरी की बात करें, अगर हम वहां जा रहे हैं तो घंटों इंतजार करते रहते हैं बस में बैठकर कि अभी हमको दिखाई देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ममता जी दिखाई दे भी जाता है और कई बार घंटों इंतजार के बाद दिखाई भी नहीं देता है तो वापस लौट आते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं। हाँ। और ये भी कहा जाता है जंगलों में कि भाई उन्हें डिस्टर्ब मत करो। हाँ। आप लोग थोड़ी शांति बना के रखो। तो खैर हमने तो बहुत नजदीक से बाघ देखा है और बाकायदा वीडियो लिया है और फोटो खींची है। ऐसा लग रहा था कि अब चलते हुए भी देखा तो बड़ा वो रोमांचक होता है देखना भी। अब ये जो बेकरारी है, ये जो रोमांच है, हमारे श्रोताओं में कूट कूट के भरा है। शुरू है इनकी टिप्पणियां आना, हम तक पहुंचाना और अपनी बात कहना। तो पहले इनकी बातें हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। कुछ एक दो टिप्पणियां उन तक। एक श्रोता ने लिखा है कि पति के कार्यकाल में देखी थी, बारिश के दिनों में प्रशिक्षित आदमी लेंस, शीशा, कुछ पाउडर और कैमरा लेकर उन्हें भेजा जाता था। बाघों के पदचिन्ह के लिए गीली मिट्टी में उनके पांव के निशान मिट्टी पर दिखाई देते थे और उन पद
चिन्ह से मिलान करते हुए बाघों की गणना की जाती थी। उनके विष्ठा के द्वारा भी पता लगाया जाता था कि किस किस रास्ते से गुजरते हैं और कहाँ उनका बसेरा है। अब आगे क्या लिखा है अगले श्रोता ने? रणथंभौर पार्क बाघों के लिए सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि 2022 के आंकड़ों के एक अनुसार इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 86 बाघ हैं और रणथंभौर में भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के विपरीत एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न प्रकार के जानवर हैं जो सबसे अधिक आगंतुकों को प्राप्त करते हैं। हाँ, ये रणथंभौर की बात इन्होंने लिखी है, रणथंभौर पार्क में बाघों के लिए, और बहुत मशहूर है। हाँ। वहां पर कहते हैं कि जब भी जाओ तो दिखाई पड़ता है, और जो हमने कहा कि बाघ देखा है तो रणथंभौर में ही हमने दर्शन किए थे बाघ के, और बहुत ही रोमांच हुआ था। तो थोड़ी सी जानकारी और अपने श्रोताओं को दे दें कि बाघों के संरक्षण और बाघों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। बढ़ावा देने के लिए हर साल आज के दिन को ही 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ताकि हम उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा लोगों को सजग कर सकें। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, और तभी से इस दिवस को मनाया जाता है। बिल्कुल, और इस सम्मेलन में लगभग 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा था। जहां जंगल अच्छा होगा वहां बाघ होगा। भोजन श्रृंखला के व्यवहार पर बाघ और जंगल की स्थिति का पता चलता है। इनके संरक्षण के लिए कई देश जो हैं वो कई मुहिम या कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इनकी संख्या घटने की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले 1-2 दशक में बाघ का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। बिल्कुल, हम सभी बाघ को देखकर डर जाते हैं, उनकी गरज सुनकर बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं, तो आज उनके खुद के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम थोड़ी सी जानकारी और देंगे, लेकिन हमें लगता है कि पहले ऐसा ही एक गाना सुन ले, उसमें भी कहानी है बाघ की। सुनते हैं वो क्या कहानी है। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10-10:15 का बस वक्त था।
लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 ला। तो इस गाने के जरिए भी थोड़ी सैर हो गई जंगल की, है ना? और बाघ के बारे में हम बातें कर रहे थे कि देखो ना पूनम, वनों में शिकार किए जाते हैं और जिसके कारण जरूरी संसाधन में कमी आती है और देश में बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है, बहुत गिरावट आ रही है। इनकी संख्या कम होने के कई कारण भी हैं, जैसे जंगलों का सिमटना, उनकी कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, लगातार शिकार करना वगैरह। और इनकी तेजी से घटती संख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बाघ को सिर्फ कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही देख सकेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात। और बाघ एक तरह का जंगलों में रखा हुआ खुला सोना है, ये कह सकते हैं। तस्कर जो होते हैं इन बाघों का शिकार करते हैं क्योंकि इनकी जो खाल है, दांत है, हड्डियां हैं आदि बहुत महंगी होती है, बहुत महंगे दामों में बिकती है और इनके जो है वो खेल बनाया जाता है कि शिकार के लिए, या परंपरा के तौर पर भी लोग इनका शिकार करते हैं। दवाइयों के लिए भी इन्हें मार दिया जाता है और ऐसा भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब जो है ये शिकार करने वालों को या इनको ऐसा भी कानून बनाया गया है कि कई वर्षों की सजा भी मिल सकती है। बिल्कुल पूनम, वो जो बैग रखा हुआ देख रही है ना उस तरफ, हाँ। और इस तरफ मतलब आपका, हमारा बैग और सबका, सारी सखियों का, सखाओं का, ये जो बैग इस्तेमाल करते हैं चमड़े वाले, वहां भी इस्तेमाल किया जाता है इन बाघों की खाल का। बाघों की खाल को लेकर एक बहुत ही मार्मिक लोकगीत बना है जिसे सुनकर हम रो पड़ते हैं कि बाघ मतलब बाघ की खाल को कोई बहेलिया या मतलब जैसे शिकार करने वाले हैं लेकर जा रहे हैं और बाघिन उसको ले जाते हुए देख रही है और रो रही है। तो ये कितना मार्मिक होता है, कितना दुखद होता है। मतलब जब वो उस लोकगीत को हम सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। तो बाघ का जो शिकार करते हैं, जो गलत गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी सखियों और सखाओं ने भी बहुत सारी इस तरह की बातें लिखी हैं। देखते हैं कि क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इंदौर शहर केवल खानपान और स्वच्छता के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ की खूबी बाघ भी है जिनकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती है। यहाँ के बाघ अन्य शहरों के चिड़ियाघरों को भी बाग बाग कर रहे हैं। देश के केवल 2 ही चिड़ियाघर हैं जहाँ 3 रंग के बाघ हैं, उनमें इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय का नाम दर्ज है। क्या बात है। और वैसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाघ जो है जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। ये हम अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है और ये आगे भी लिख रहे हैं कि कई जगहों पर ये पाया जाता है। और भी इन्होंने चीजें लिखी हैं कि बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्रिगिस है और ये भारत का राष्ट्रीय
प्राणी भी है। और वाकई बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु तो कहा भी जाता है, और बाघ जो है देश की शक्ति है, शान है, सतर्कता है, बुद्धि और धीरज का प्रतीक भी है। हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि बिहार में मोतिहारी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ भी लोग बाघों को देखने जाते हैं बंद गाड़ियों में। मैं कितनी बार गई पर मुझे नहीं दिखे। बेंगलुरु के बन्नरघट्टा पार्क में मुझे सफेद बाघ दिखे थे। कितनी अद्भुत बातें लग रही हैं हमारे श्रोताओं की ओर से जो आई हैं। सचमुच हम ऐसा न हो कि एक दिन हम सिर्फ कल्पनाओं में देखें या चित्रों में देखें, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी स्तर पर भी की जानी चाहिए। बिल्कुल। और बाघ संरक्षण पर तो कई जो है मुहिम भी चलाए जा रहे हैं, और अब देख भी रहे हैं कि बाघों की जो संख्या है वो बढ़ भी रही है कुछ हद तक। तो इस तरह से अगर प्रयास होते रहेंगे, जैसे आपने बोला कि निजी तौर पर भी प्रयास होने चाहिए, तो बिल्कुल होने चाहिए। वेब सीरीज बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, तो ये अपने तय हम सबको कोशिश करनी है। फिलहाल हमें क्या करना है? गीत सुनना है। सुनते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। साजन बिना सुहागन फिल्म का ये गाना था। येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी, इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था।
और पूनम, आप लगातार देख रहे हैं कि श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ने में मशगूल हैं। हाँ। तो हम अभी श्रोताओं की टिप्पणियां उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि स्कूल के दिनों में बहुत सारी पढ़ाई होती थी, पाठ्यक्रम होते थे, और आपको क्या, हम अपने श्रोताओं से भी पूछते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम तो जरूर सुना होगा। इनके बारे में हम पाठ्यक्रम में पढ़ते थे, और जो इन्होंने महिलाओं के लिए उत्थान का कार्य किया था, तो हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आज थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया ही ममता जी कि महिलाओं की शिक्षा और उत्थान के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, और महिला शिक्षा की रोशनी फैलाने वाले जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनकी आज याद का दिन है। और ये बंगाल के विद्वान थे, शिक्षक और लेखक थे, और बहुत परोपकारी थे। बिल्कुल परोपकारी थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक भी थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और सुधारक के रूप में उनके विचारों में भारतीय और पश्चिमी दोनों के आदर्श शामिल थे। और वे भारत के महानतम समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में भी समान रूप से बहुत योगदान दिया, और उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई, खास करके लड़कियों की शिक्षा के लिए। 1855 में उन्हें स्कूलों का विशेष निरीक्षक बनाया गया था, और उन्होंने अपने प्रभार वाले जिलों में लड़कियों के स्कूलों सहित कई नए स्कूल खुलवाए थे। और कुछ अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं आई थी, और उन्होंने अपने पद से इस बात से इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि ठीक है, अब हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद इससे पीछे हटे नहीं, वो इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन लड़कियों के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते रहे। कोलकाता में लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल उन्होंने खुलवाया था। बिल्कुल, और इसी के साथ उन्होंने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, और इस मुद्दे पर विशेष रूप से मुखर थे विद्यासागर। और पुरानी शैक्षिक प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का श्रेय उन्हें जाता है। जब वे संस्कृत कॉलेज में थे तब उन्होंने शिक्षा प्रणाली में नई अवधारणाएं का परिचय कराया, नई नई बातें जो थीं या नई नई शिक्षाओं का उन्होंने उसमें शामिल किया। और उन्होंने संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के अलावा अंग्रेजी और बंगाली को शिक्षा के माध्यम के रूप में जोड़ा। वैदिक शास्त्रों और प्राचीन पारंपरिक शिक्षा के साथ उन्होंने यूरोपीय इतिहास, दर्शन और विज्ञान की कक्षाओं को पढ़ाया। उन्होंने लोगों से विभिन्न विषयों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि वो दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में प्रवेश के नियमों में भी कई बदलाव किए थे, जिससे सभी छात्रों के लिए प्रसिद्ध संस्कृत कॉलेज में दाखिला लेना संभव हो गया था। और इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में बंगला गद्य के पहले प्रवर्तक में से एक थे, और उन्होंने तकरीबन 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें 17 संस्कृत भाषा में थी, 5 अंग्रेजी भाषा में और बाकी बंगला भाषा में। जिन पुस्तकों से उन्होंने विशेष साहित्य की प्रसिद्धि हासिल की वो है वैताल, पंचविंशति, शकुंतला और सीता वनवास। इस तरह मेधावी, स्वावलंबी थे, स्वाभिमानी और मानवीय धरातल पर सोचने वाले और अध्यवसायी, मतलब वो खुद अध्ययन करने वाले थे। मतलब जब भी समय मिलता था तो किताबें पढ़ा करते थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, दानवीर थे, ये सभी जानते ही हैं। और त्याग मूर्ति थे। ईश्वर चंद्र ने अपने व्यक्तित्व और कार्यक्षमता से शिक्षा, साहित्य और समाज के क्षेत्रों में ऐसे पद चिन्ह छोड़े कि लोग उनके मार्ग पर चलने को बाध्य हो गए। वे अपना जीवन एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने अपना जिया, और लेकिन दान पुण्य के काम में वो राजा की तरह थे। वे घर में बुने हुए साधारण सूती वस्त्र पहनते थे, जबकि जो उनकी माताजी उन्हें बुनकर देती थी, और वे झाड़ियों के वन में जैसे एक बड़ा वट वृक्ष बना देते थे। और अब हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। हाँ। और विराम के बाद हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने सखियों को और सखाओं को और देंगे। ले रहे हैं एक अंतराल।
विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और अब एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में थोड़ी जानकारी अपनी सखियों और सखाओं को और देंगे। लता मंगेशकर की आवाज में ये था गाइड फिल्म का गाना। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था और हम बात कर रहे थे पूनम किसकी, ईश्वर चंद विद्यासागर की। और उन्होंने बहुत कुछ किया विधवाओं के लिए, विधवा विवाह का विरोध किया और विधवाओं के शोषण पर राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की नींव उन्होंने डाली और 10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करने की प्रथा के समर्थन करने वालों का विरोध किया और साथ में इस पर अंकुश लगाने की मुहिम चलाई गई। हालांकि इस पर उनकी बहुत आलोचना भी की गई, लेकिन वे डरे नहीं, डिगे नहीं और सामाजिक, नैतिक और स्वच्छता संबंधी बातों का भी उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, उस पर भी उन्होंने मुहिम चलाई और स्मृति साहित्य के से जुड़े हुए तमाम उन्होंने कार्य किए और
तकरीबन 3000 प्रतियों का पुनर्मुद्रण की मुहिम उन्होंने चलाई थी, जो उनकी कृतियां थी उसकी। और लगातार लोग विरोध करते रहे, लेकिन वो अपने राह से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और महिलाओं के लिए वो खास तौर से विधवाओं के लिए और बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाते रहे। बिल्कुल। और इसी तरह विद्यासागर जी ने 14 अक्टूबर 1855 को भारत सरकार से याचिका दायर की कि हिंदू विधवाओं के विवाह में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक कानून स्थापित करने के ज्ञान पर विचार किया जाए और ऐसे सभी विवाहों के मुद्दे को जल्द से जल्द वैध घोषित करने की अपील की उन्होंने। और विद्यासागर से प्रेरित होकर कुछ साहित्यकारों ने बंगाल और विदेशों में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाले नाटकों का निर्माण भी किया था। और पूनम, उनके प्रयास का नतीजा बड़ा अच्छा रहा। नतीजा ये रहा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1956 को पारित किया गया। तो ये बहुत सारी मुहिम उन्होंने चलाई जिसकी सफलता मिली और आज उन ऐसे तमाम लोगों ने जो प्रयास किए, आज स्थिति अपनी देश की बेटियों की, महिलाओं की ये है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेन उड़ा रही हैं, मतलब उड़ान भर रही हैं हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि फाइटर पायलट भी महिलाएं बन रही हैं। तो अब अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, प्रयास नहीं किया होता, मुहिम नहीं चलाई होती, तो आज क्या लड़कियों को वो खुला आसमान मिलता जिसके तहत हम यहाँ माइक्रोफोन के सामने बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रही हैं आप ममता जी। वाकई इन जो महान जो इतिहासकार रहे हुए हैं या ये जो समाज सुधारक जो थे, इन्होंने इनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और महिलाएं जो हैं एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और ममता जी, इन्हीं सब बातों के लिए उन्हें सांस्कृतिक कार्यों को मान्यता देते हुए सरकार ने 1877 में विद्यासागर को भारतीय साम्राज्य का साथी यानी CIE से नामित किया था। और इसी तरह उनका भारतीय डाक ने 1970 से 1998 में विद्यासागर पर डाक टिकट जारी किए थे। और बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कोलकाता जाकर पैदल जाया करते थे, संस्कृत कॉलेज में पढ़ाई की थी अपने पिता के साथ। और शारीरिक अस्वस्थता के कारण बहुत तकलीफ के बाद भी घर के कार्य में वो बाकायदा मतलब अपनी माँ का हाथ बटाते थे। मतलब घर से लेकर बाहर तक पूरी तरह बहुत ही वो प्रतिभाशाली थे और बहुत ज्यादा लगन थी उनमें कार्य के प्रति। अब एक गाना सुनते हैं। बिल्कुल। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। अनाड़ी फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। पूनम क्या कर रही हैं आप? मोबाइल में लगातार लगी हुई। अरे सखी सहेली के मंच पे बैठी है, क्या हुआ? अरे ममता जी गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। मैं श्रोताओं के ही कमेंट्स देख रही थी कि उन्होंने गुस्सा और चिड़चिड़ाहट में इतनी सारी बातें लिख भेजी हैं। जो अब ये मुस्कुराहट देखिए पूनम, ये जो बात करने का अंदाज होता है ना, हाँ। कई बार हम अपने बच्चों से पूछते हैं स्कूल कैसा रहा, तो बच्चे पता चला कि चिढ़े हुए आए हैं, कुछ आपस में झगड़ा हुआ है या टीचर ने रिमार्क दे दिया है, तो बच्चे क्या करते हैं, अरे मम्मा पढ़ाई हुई क्या, रोज रोज एक ही सवाल पूछती हो। तो माँ क्या करती है, माँ फिर उस पर और डांटती है, फिर बच्चा और चिढ़ता है, माँ और डांटती है। हाँ, तो ये जो चिड़चिड़ापन और गुस्से का रूप आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर बस बच्चा चिढ़कर बोल रहा है तो आप ठंडे दिमाग से बिल्कुल ठंडी आवाज में बोलिए कि हाँ भाई क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों। अगला सवाल बहुत शांत तरीके से। इसी तरह ये केवल बच्चे और माँ के बीच की बात नहीं है, ये पूनम और ममता के बीच की बात की हुई है। और इसी तरह हम सहकर्मियों से आपस में बात करते हैं तो भी ऐसे ही, सामने वाला अगर मान लीजिए बहुत ऊंचे टोन में या बहुत गुस्से में बात कर रहा है, आप ठंडे तरीके से बात कीजिए। दो दोस्तों के बीच तो क्या होता है कि जो रिश्तों में दरार आती है वो बची रहती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है ममता जी, जब कोई अगर गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आपने गुस्से में जवाब दिया तो रिश्ते बिगड़ेंगे ही। तो इसलिए जरूरी है कि उस समय आप शांत रहें, आप ये जानने की कोशिश करें कि कारण क्या है। मतलब कारण कुछ भी हो सकता है वो खराब मूड से घर से आ रहे हों, ये भी हो सकता है कि उनकी शारीरिक क्षमता ठीक नहीं हो या उन बीमार हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम है, कुछ भी हो सकता है। तो शरीर जब अस्वस्थ रहता है तब भी चिड़चिड़ाहट आती है। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, तो कारण जानने की कोशिश कीजिए। उस समय आप शांत रहिए, गलती भले उनकी हो लेकिन आप शांत होकर बाद में अगर उनसे आप पूछेंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं बल्कि बनेंगे ही। ये बात पति पत्नी के रिश्तों के बीच बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहा जाता है ना पति पत्नी के बीच का रिश्ता बड़ा ही नाजुक, बड़ा गहरा होता है लेकिन बड़ा नाजुक भी होता है। कई बार मान लीजिए पत्नी घर पर है या पति घर पर, दोनों में से कोई भी एक घर पर है, एक अगला बाहर से आ रहा है और एक ने पूछा कि हाँ भाई कैसा रहा आपका दिन, अरे ठीक है ना, जैसे रहता है वैसे ही रहा। तो सामने वाला भी कहता है अरे इसमें चिढ़ के बात जवाब देने की क्या बात है, तो फिर अगला और चिढ़ के जवाब देता है। तो यही बात हर रिश्ते में लागू होती है कि अगर आपसे सामने वाले ने कहा कि हाँ जैसा होता है वैसे, तो ठीक है, लेकिन कुछ तो आज अलग हुआ होगा, चलो भाई उस बारे में बात कर लेते हैं। फिर उस विषय को बदल देना चाहिए कि सामने वाले का मूड अगर मान लीजिए खराब है तो उस संदर्भ में बात न करके दूसरे संदर्भ में बात कर लें, कि चाय कॉफी की बात कर लें, खाने पीने की बात कर लें, सिनेमा की बात कर लें, गाने की बात कर लें, तो मूड बदल जाता है और सामने वाले का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एक कोई चीखता चिल्लाता रहे दिन भर और आप सहते रहें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उस वक्त अगर आपने उस बात को टाल दिया तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। लेकिन आपने उसको खींचा तो धीरे धीरे क्या होता है, ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा एक दिन रिश्तों में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देता है कि उस दीवार के पार जाना, उस दीवार को फांदना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है ममता जी, हमारे श्रोता ने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है। गुस्सा और चिड़चिड़ाहट हर प्राणी में उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति न होने की दशा में या किसी विशेष अवस्था में, जब वह सामने वालों की बातों से असंतुष्ट हो या उसकी बात ना मानी गई हो, इस अवस्था में आने में ज्यादा समय नहीं लगता।
किसी कही गई बात को बार बार याद दिलाने पर भी पति द्वारा अवहेलना करने पर अक्सर औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं। वे गुस्से में अनर्थ भी कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति बने ही ना, इसका दायित्व पति पर निर्भर करता है। ये स्थिति महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी आ सकती है। जब पुरुष उपेक्षा के शिकार होते हैं, बीवी मना करने पर भी यदि किसी अनैतिक संबंधों में लिप्त रहती है, तो ऐसे पतियों का पागलपन देखते बनता है। हम किसी उदाहरण को यहाँ विशेष विरोध से लिखने में असमर्थ है, लेकिन ऐसा होते मैंने देखा है। ये कोई फिल्मी कहानी की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। माँ बेटे के बीच, पिता पुत्र के बीच, पिता और बेटी के बीच, दो दोस्तों के बीच, दो सहेलियों और दो सखाओं के रिश्ते टूट जाते हैं कई बार गुस्से और चिड़चिड़ाहट के कारण। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसी तरह की कुछ बात लिखी है हमारे एक श्रोता ने। लिखा है कि गुस्सा और चिड़चिड़ाहट दोनों मन और शरीर की एक प्रक्रिया है, दोनों ही हानिकारक भी। गुस्सा अगर नहीं कर पाएंगे तो वहां चिड़चिड़ाहट का जन्म होगा। अच्छा है कि गुस्से में कुछ बोल लिया जाए। किसी को बिना बात पर भी चिड़चिड़ करने की आदत होती है। हर बात में कुछ न कुछ मीन मेक निकालते हैं। वैसे लोग कुछ भी कर लो कभी भी खुश नहीं होते हैं। ये बात इन्होंने बड़ी पते की लिखी है कि कुछ लोग सचमुच ऐसे मिजाज के होते हैं, स्थायी भाव होता है उनका। उनसे सीधे सवाल पूछो तो उसका जवाब वो टेढ़ा ही देते हैं। तो आप उनको मान लीजिए कि ये इसी तरह का है, ये मतलब टेढ़ी मिजाज वाला व्यक्ति है, तो इससे ऐसे निपटना है तो इग्नोर करना चाहिए। उसके बात करने के अंदाज को इग्नोर करें। आप अपने को संतुलित रखें, वरना आपका स्वभाव खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखी कि कई बार नींद पूरी नहीं होगी, तब तक डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। इस स्थिति में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएंगे और इससे हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होगी और एनर्जी की कमी होने पर हमें थकावट महसूस होगी और हमारा अधिक सोने का मन करेगा। ये स्थिति हमारे काम पर गलत असर डालेगी। बढ़ते तनाव के कारण हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। और जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो आप क्या करिए, कोई अपनी पसंद का गाना लगाइए और सुनना शुरू कर दीजिए। क्या बात है? फिलहाल ये गाना सुनते हैं।
गुड्डी फिल्म का गाना था और वाणी जयराम साथियों की आवाज थी। गुलजार के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। ममता जी, आप ईश्वरचंद विद्यासागर पर कोई कहानी सुना रही थी, वो हमारे सखियों को और सखाओं को भी सुनाइए। पूनम, वो कहानी थोड़ी सी प्रेरणादायक है, तो अगर आपने कहा है तो हम आपकी बात को मानते हैं और सुनाते हैं सखियों को। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर के घर के दरवाजे पर सुबह सुबह एक कुछ मांगने के लिए आया, और इस मांगने वाले ने, मतलब जो भिक्षा के रूप में मांगते हैं, वो हाथ फैलाए देखकर उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ, जागा। वो घर के अंदर जाकर अपनी माँ से कहने लगे कि उसे जो मांगने आया है कुछ दे दो ना। लेकिन उनकी माँ के पास उस समय कुछ भी नहीं था, तो उनके हाथों में पहने हुए कंगन थे। लेकिन अपने बेटे की बात सुनकर उनकी माँ ने अपना कंगन उतारकर ईश्वर चंद्र के हाथ में रख दिया और कहा कि इसे बेचकर तुम जरूरतमंदों की सहायता कर दो। ये देखकर ईश्वर चंद्र थोड़ा झिझके, लेकिन इस पर उनकी माँ ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब मेरे लिए दूसरा कंगन बनवा देना, फिलहाल तुम ले जाओ और इसे जरूरतमंदों को दे दो। ईश्वर चंद्र जब कमाने लायक हुए तो उन्होंने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए कंगन बनवाए। उन्होंने इस कंगन को अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, आज मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया। इस पर उनकी माँ ने कहा, मेरा कर्ज तो उस दिन उतर पाएगा बेटा जिस दिन किसी और जरूरतमंद के लिए मुझे ये कंगन फिर कभी उतारने पड़ेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर ईश्वर चंद के दिल को ये बात छू गई और उन्होंने अपना जीवन गरीब और दुखी लोगों की सेवा करने में लगा दिया। क्या बात है, मतलब ऐसे समाज सुधारक और ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति को सुनकर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है ना, प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। और जैसे कि बरसात हो ही रही है ममता जी, और तो बारिश का समय है, स्किन की देखभाल कैसे करें इसकी भी सीख जरा दे दो आप। तो मानसून के दौरान खासकर हाइड्रेशन का ख्याल रखें, बहुत सारा पानी जो है पीते रहें, संतुलित आहार लें, विटामिन सी से युक्त उत्पाद जो होते हैं भोजन वो लें, और घर पर ही देखभाल के लिए दही, हल्दी जो है वो पपीता या टमाटर है, इन सबको मिलाकर एक फेस पैक बना लें, उसे लगा लें और ठंडे पानी से धो लें। इसके अलावा आंखों को अगर तरोताज़ा रखना है तो खीरे के जो स्लाइस होते हैं उसको आंखों पर रख सकते हैं, और मुल्तानी मिट्टी का भी उपयोग किया जा सकता है, और खासकर नीम और एलोवेरा से जुड़े जो वो एंटीबायोटिक्स होते हैं इसमें, नीम में, तो ऐसे पदार्थों का, मतलब उत्पादों का आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं त्वचा को साफ सुथरा रखने के लिए। बिल्कुल। और भी है, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हैं, और मानसून के मौसम में गुलाब जल जो है वो काफी फायदेमंद होता है त्वचा के लिए। तो इसका गुलाब जल को लगाकर हल्का सा चेहरे पर मसाज करें तो त्वचा अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। तो त्वचा की देखभाल कैसे करनी है, पूनम ने काफी जानकारी दी और हम सब इसे आजमा के देखेंगे। फिलहाल ये गाना सुनते हैं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। प्यारी प्यारी सूरत के साथ बस अपना मिजाज भी प्यारा बनाए रखे तो आपकी सूरत को कतई नजर नहीं लगेगी और सूरत और प्यारी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, है ना आप सबकी। तो अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों से सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहरी कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।